सुप्रभात। स्वागत है आपका श्री सुभाष बोस शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू की ऑनलाइन क्लासेज में। कक्षा 12 वाणिज्य अर्थशास्त्री क्लास चल रही थी। टॉपिक चल रहा था अपने उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता के संतुलन में हम सीमांत उपयोगिता, ह्रास नियम और सीमांत उपयोगिता के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम बात करते हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम एवं उपभोक्ता का संतुलन। ठीक है, सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है, उपभोक्ता का संतुलन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता किस परिस्थिति में अपने को संतुलित मानता है। संतुलित या साम्य की स्थिति क्या है। साम्य से तात्पर्य विश्राम की स्थिति और न बदलने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात अधिकतम संतुष्टि। एक उपभोक्ता है वो वहां पर अपने साम्य की स्थिति मानता है जहां पर वो व्यय करने के बाद उस व्यय से अपने को अधिकतम संतुष्ट प्राप्त करता है, उसे बोलते हैं साम्य की स्थिति यानी संतुलन की स्थिति। मार्जिनल यूटिलिटी बराबर पी, पी का मतलब प्राइस, कि उसने जो खर्च किया है उस खर्च के बदले उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है। उस बिंदु पर वो अपना व्यय करना चाहेगा, उस संतुष्टि के बिंदु पर अपना व्यय करना चाहेगा, उसको कहेंगे साम्य। और वो उस साम्य के बिंदु से ना तो नीचे व्यय करेगा ना उससे ज्यादा व्यय करेगा, वो संतुलन की स्थिति में साम्य के बिंदु पर व्यय करेगा। ठीक है, ये होती है उपभोक्ता का संतुलन। अब सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है। ठीक है, एक उपभोक्ता है वो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, जब वो वस्तुएं खरीदता है या ये कहें कि वह अपनी आय व्यय करता है, तो उस आय को व्यय करने के लिए वो क्या करता है, अधिकतम संतुष्टि का बिंदु देखता है। जिस वस्तु की कीमत ज्यादा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिस वस्तु की कीमत ज्यादा है लेकिन संतुष्टि, उससे प्राप्त संतुष्टि कम है, उस वस्तु की मात्रा वो कम खरीदेगा। उस वस्तु की मात्रा क्या करेगा, वो कम खरीदेगा। इसके विपरीत अगर वस्तु की कीमत कम है, वस्तु की कीमत क्या है, कम है, लेकिन उस वस्तु से उसका संतुलन, ये संतुष्टि का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा है, संतुष्टि ज्यादा है, तो वो उस वस्तु की मात्राएं क्या करेगा, ज्यादा खरीदेगा। एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं पर अपना व्यय करता है, इस तरह से करना चाहता है कि प्रत्येक दशा में वह किस अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर या लगभग बराबर हो। यानी वो प्रत्येक अलग अलग वस्तुओं में खरीदेगा तो उसका संतुष्टि स्तर क्या होना चाहिए, बराबर। एक छोटा सा फॉर्मूला है, एक्स वस्तु है उससे कुल उपयोगिता जो सीमांत उपयोगिता मिल रही है वो बटा कीमत बराबर वाई वस्तु खरीद रहा है, उसकी कीमत और वाई, इन दोनों का संतुष्टि स्तर बराबर है, तो इन दोनों पर किया गया व्यय है वो कुल व्यय के बराबर, कुल संतुष्टि के बराबर चलेगा। बात आगे समझ में। ठीक है, यानी वस्तु की कीमत कम है लेकिन उससे संतुष्टि स्तर उसका ज्यादा है, तो उसकी वो ज्यादा मात्रा खरीदेगा। अगर वस्तु की कीमत कम है, उससे संतुष्टि भी कम मिल रही है, तो वो उस वस्तु की मात्राएं ज्यादा नहीं खरीदेगा, अपने संतुष्टि के स्तर तक खरीदेगा। ठीक है, अब ये शर्त यानी अलग अलग वस्तुओं से जो संतुष्टि का स्तर है वो लगभग सबका क्या होना चाहिए, जैसे यहां लिखा मैंने, बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए। वो एक्स वस्तु खरीद रहा है, वाई वस्तु खरीद रहा है, दोनों पे खर्च कर रहा है, लेकिन दोनों का संतुष्टि स्तर क्या है, लगभग क्या है, बराबर है। पहली शर्त ये हो गई। सम सीमांत उपयोगिता नियम है, उसकी शर्त ये हो गई कि वो उसका उपयोगिता है वो लगभग सभी वस्तुओं से उसको क्या मिले, समान मिले। अब इस शर्त के साथ साथ आमदनी का प्रतिबंध, क्योंकि एक व्यक्ति होती है उसकी आमदनी निश्चित होती है, उस निश्चित आमदनी में वो क्या करता है, अपनी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो उपयुक्त शर्त के साथ आमदनी प्रतिबंध की शर्त भी उपभोक्ता के संतुलन के लिए आवश्यक है। आमदनी प्रतिबंध, मान लो वो दो वस्तुएं खरीद रहा है, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। ठीक है, एक्स वस्तु की कीमत प्लस वाई वस्तु की कीमत, तो एक्स गुणा वाई प्लस, माफी चाहता हूं, x गुणा पी प्लस वाई गुणा पी बराबर m। m का मतलब मुद्रा, मनी, मुद्रा, उसकी आय। ठीक है, तो इन दोनों पे किया गया व्यय है वो उसकी आय के बराबर होना चाहिए। बात आगे समझ में। ठीक है, तो ये हुआ सम सीमांत उपयोगिता नियम, उपभोक्ता का संतुलन। साम्य किसे कहते हैं और सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। उपभोक्ता अपनी आय को अलग अलग वस्तुओं पर व्यय करता है। अलग अलग वस्तुओं पर व्यय करने का तरीका क्या होता है, वह उन वस्तुओं से प्राप्त जो संतुष्टि है वो लगभग सभी वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार से वो व्यय करता है। ठीक है, अब इसको और डिटेल में समझने के लिए एक टेबल की बात करते हैं।
मैंने कुछ वस्तु X और वस्तु Y के भाव है 30 रुपए प्रति किलो और 90 रुपए प्रति किलो, ठीक है। उनकी कुछ मात्राएं हैं, इन मात्राओं पर उसकी जो उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता, उसका मैंने डिस्कशन लिखा है। X वस्तु जो 30 रुपए किलो है, पहली इकाई अगर उसको वो प्राप्त करेगा तो उसका संतुष्ट सीमांत उपयोगिता रहेगी 385, दूसरी से 355, तीसरी से 300, चौथी से 270, पांचवी से 200 और छठी से 185, ठीक है। वस्तु Y है, उससे 90 रुपए प्रति किलो की है वो वस्तु, पहली इकाई खरीदेगा, सीमांत उपयोगिता मिलेगी उसको 1150, दूसरी से 1035, तीसरी से 985, चौथी से 900, पांचवी से 840, छठी से 730। इस तरह से उसकी सीमांत उपयोगिता दर्शाई गई है। उसका अधिकतम व्यय है 450। हमने शर्त देख ली और प्रश्न देख लिया। दो शर्तें थी, पहली शर्त कि प्रत्येक इकाई के उपभोग से जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होनी चाहिए, लगभग क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दो वस्तुएं, दोनों वस्तुओं से समान मिलनी चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, उसके द्वारा किया गया कुल व्यय है वो इन वस्तुओं पर किए गए व्यय के योग के बराबर होना चाहिए, ना तो कम ना ज्यादा। दो शर्तें देगी। दूसरी शर्त का नाम था आमदनी प्रतिबंध, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। देखो, जब उपभोक्ता X वस्तु की 300 इकाइयां खरीदता है, माफी चाहता हूं, 300 संतुष्टि प्राप्त करता है, सीमांत उपयोगिता 300 प्राप्त करता है, तो इकाइयां कितनी होगी उसकी? 10, ठीक है। या यह कह दें कि सीमांत उपयोगिता उसकी 300 मिली और कीमत है 30 रुपए प्रति किलो, तो उसकी इकाइयां होगी उसकी 10। बात आगे समझ में। इसी तरह Y वस्तु की जब वो इकाइयां खरीदता है, कितनी इकाइयां खरीदता है? Y वस्तु की इकाइयां खरीदता है 4, X की खरीद रहा है वो 3 और Y की खरीद रहा है 4। Y की जब वो 4 इकाइयां खरीद रहा है, 900 उसको सीमांत उपयोगिता मिल रही है और 90 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उसको 10 रुपए प्रति इकाई प्राप्त हो रहा है। 10 रुपए प्रति इकाई सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। एक बात तो पहली शर्त की बात है वो तो पूरी हो रही है कि दोनों से जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या है? समान है। प्रति इकाई से सीमांत उपयोगिता दोनों की क्या है? समान है, 10-10 है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब बात करते हैं आमदनी प्रतिबंध की शर्त की। X वस्तु है, उसकी कितनी इकाइयां खरीदेगा? 3, और एक इकाई का कीमत कितनी है? 30 रुपए प्रति किलो, 30 रुपए। इसी तरह Y वस्तु है, Y वस्तु की इकाइयां कितनी खरीदेगा वो? 4, ठीक है। 4 वस्तुओं की कीमत है 90 रुपए प्रति किलो, तो ये हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 3 को 30 से गुणा किया, 90 रुपए खर्च करेगा वो X वस्तु पे, और Y वस्तु पे करेगा 360 रुपए खर्च, और कुल कितना खर्च कर देगा? 450 रुपए। तो उसकी व्यय की अधिकतम सीमा 450 रुपए थी, तो दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है। बात आ गई समझ में? तो इस तरह से सम सीमांत उपयोगिता नियम लागू होता है। एक बार रिपीट कर देता हूं। X वस्तु की इकाइयां दी गई, वस्तुओं की इकाइयां दी गई है। X वस्तु जो 30 रुपए प्रति किलो है, उसके द्वारा मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बताई गई है। Y वस्तु जिसकी कीमत 90 रुपए है, उसके द्वारा मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बताई गई है। अब X वस्तु की सीमांत उपयोगिता 300 है, 30 रुपए के हिसाब से, तो वो कितनी इकाइयां खरीदेगा? 3 इकाइयां खरीदेगा। 3 इकाई पर उसे प्रति इकाई 10 उपयोगिता मिल रही है, ठीक है। इसी तरह Y की वो 4 इकाइयां खरीदेगा। कितनी इकाइयां खरीदेगा? 4 इकाइयां खरीदेगा, तो सीमांत उपयोगिता रहेगी 900 और 90 रुपए प्रति किलो उसकी कीमत है, तो उसकी सीमांत उपयोगिता कितनी रहेगी? 10। अब हम बात करते हैं दोनों ही वस्तुओं की अलग अलग इकाइयां खरीदने पर उसकी सीमांत उपयोगिता प्रति इकाई क्या है? समान है, तो वो यहां पर खरीदना चाहेगा, ठीक है। पहली शर्त पूरी हो गई। कुल व्यय उसका 450 है, तो कुल व्यय की बात करें 300 गुणा 30, 3 इकाइयां और 30 रुपए प्रति किलो, 4 गुणा 90, 4 इकाइयां 90 रुपए प्रति किलो, ठीक है। इस तरह से उसका कुल व्यय हो गया 450। तो ये दोनों शर्तों को ही, उपयोगिता सीमांत नियम की शर्त और आमदनी प्रतिबंध की शर्त, दोनों शर्त को संतुष्ट करती है, ठीक है। समझ में आ गई ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं नियम की सीमाएं। ये नियम कहां आकर रुक जाता है? सबसे पहला, उपभोक्ता को वैकल्पिक पसंद की पूर्ण जानकारी। ये नियम ये मान के चलता है कि उपभोक्ता को उस वस्तु के जो वैकल्पिक पसंद है, यानी उस वस्तु के वैकल्पिक उपलब्ध है, उन विकल्पों की पूरी जानकारी होती है।
ये सर्वथा गलत बात है। कोई जरूरी नहीं किसी भी उपभोक्ता को उस वस्तु के अल्टरनेट्स की जानकारी हो, उसके विकल्पों की जानकारी हो, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। उपभोक्ता को विवेकशील मानना, यह नियम उपभोक्ता को विवेकशील मानता है, लेकिन सामान्य तौर पर इतनी लंबी चौड़ी गणनाएं करना हर उपभोक्ता के लिए संभव नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, उपभोक्ता की संतुष्टि है वो कैसी विधा है? मानसिक विधा है, तो मानसिक विधा के आधार पर उसको विवेकशील मानना कतई उचित नहीं है। तीसरा, ये नियम मानता है कि सभी वस्तुएं विभाज्य मतलब उनको बंटवारा किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका बंटवारा या विभाज्य नहीं होती। जैसे एक व्यक्ति है, वो एक दिन में 1 कार खरीद सकता है, 2 कार खरीद सकता है, 5 कार खरीद सकता है। क्या वो एक दिन में 1.5 कार खरीद सकता है, 2.5 कार खरीद सकता है, 5.5 कार खरीद सकता है? नहीं, तो कार का विभाज्य नहीं हो सकता। तो यह नियम सभी वस्तुओं को विभाज्य मानता है, जबकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो अविभाज्य होती है। इसी तरह यह नियम उपयोगिता को मापे जाने व मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर होने पर आधारित है, जबकि ये दोनों परिस्थितियां वास्तव स्थिति में उल्टी होती है कि उपयोगिता मापी जाती है। हमने पहले दिन ही बात की थी कि यह मनोदशा पर आधारित होती है, उपयोगिता को कभी नहीं माप सकते हम। मैंने आपको एग्जांपल दिया था खाने वाला, आपको पहली रोटी से संतुष्टि मिली, मैं कहता हूं स्कोर बताओ उसका, गणितीय स्कोर की आपको कितनी संतुष्टि मिली? आप कुछ नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हाँ सर मैं संतुष्ट हुआ, मुझे बड़ा आनंद आया पहली रोटी खाने पर। कितना आनंद आया मात्रा में नहीं बताया जा सकता, ठीक है। तो उपयोगिता को मापा जाना इस नियम की पहली शर्त है, वो बंध गई। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, यह नियम कहता है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, यानी प्रत्येक एक अतिरिक्त इकाई के क्रय करने पर जो हम व्यय करते हैं उस व्यय में प्रत्येक अतिरिक्त मुद्रा जो व्यय की जा रही है उसकी सीमांत उपयोगिता स्थिर है, जबकि ऐसा नहीं होता। हम मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है उसको स्थिर नहीं मान सकते, अलग अलग परिस्थितियों में सीमांत उपयोगिता कम ज्यादा होती रहती है। बजट अवधि का अनिश्चितता। अब बजट अवधि अनिश्चित कैसे होती है? सामान्य तौर पर बजट 1 वित्तीय वर्ष का बनता है। 1 वित्तीय वर्ष में मान लो आपने कुछ टिकाऊ वस्तुएं खरीदी, टिकाऊ वस्तुएं समझते हो जो लंबे टाइम तक चलती है, तो वो 1 वित्तीय वर्ष से अधिक या 1 बजट वर्ष से अधिक बजट वर्षों में हमें लाभ देगी, तो बजट अवधि है वो कैसी हो जाती है? अनिश्चित हो जाती है। तो वहां पर सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है वो लागू नहीं हो पाता, ठीक है। अगर मान लो आपको एक फ्रिज खरीदना है, ठीक है, आपको उस फ्रिज से संतुष्टि लेनी है, आप उस फ्रिज की संतुष्टि 1 वित्तीय वर्ष को मानकर लोगे, लेकिन हमें पता है कि वो फ्रिज आने वाले कम से कम 5 वित्तीय वर्षों में चलेगा, तो उसकी संतुष्टि का स्तर अलग अलग रहेगा। तो इस आधार पर बजट अवधि है वो अनिश्चित मानी जाती है, लेकिन बजट अवधि अनिश्चित नहीं होती, वो निश्चित होती है 1 वर्ष की। तो इस तरह से इस नियम की कुछ सीमाएं हो गई। फिर है सम सीमांत उपयोगिता नियम का महत्व है। अब इसका महत्व कैसे है? पहला, अर्थशास्त्र के जो विभिन्न क्षेत्र है, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, इन सब में ये नियम लागू होता है। जब हम इनकी बात करेंगे उत्पादन, विनिमय, वितरण, इन सब में, तो उपयोगिता ह्रास नियम का ग्राफ बनेगा, वहां पर हम इन चीजों को अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये सब में लागू होता है। अगर हम उपभोग की बात करें, अभी तक हम उपभोग की बात करे थे, एक निश्चित सीमा तक उपभोग किया जाता है, उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। उत्पादन के जो सीमित उपलब्ध साधन है उनका हम एक निश्चित सीमा तक उपयोग ले सकते हैं, उससे अधिक अगर हम उपयोग लेंगे तो उत्पादन गिरेगा, घटेगा, बढ़ेगा नहीं। इसी तरह विनिमय और वितरण में भी लागू होता है। फिर है सीमित साधनों में अधिकतम संतुष्टि। पहले दिन हमने जो परिभाषा पढ़ी थी रॉबिन्सन की, उन्होंने ये कहा था कि अर्थशास्त्र क्या है? सीमित साधनों में अपनी असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि, ठीक है। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम है वो सीमित साधनों में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने में सहायक होता है। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं, इस शर्त से, ठीक है। उत्पादन लागतों में कमी, हमारे पास साधन क्या है? सीमित है, और सम सीमांत उपयोगिता नियम से हमें पता चलता है कि हम कहां तक अधिकतम उत्पादन कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर उत्पादन करेंगे तो हमारा उत्पादन घटेगा, सीमांत उपयोगिता घटेगी, ठीक है। तो इस नियम को लागू करके हम उत्पादन की लागत में कमी कर सकते हैं। जब अधिकतम उत्पादन होगा तो लागतें स्वतः ही क्या होगी? कम होगी। ये हमने 11वीं क्लास के में भी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जब उत्पादन अपने अधिकतम बिंदु पर होती है तो लागतें क्या होती है? वो कम होती है। क्यों? क्योंकि उत्पादन के प्रारंभिक स्तर पर
परिवर्तनशील लागतें और स्थिर लागतें अलग अलग होती है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है स्थिर लागतें वो धीरे धीरे किस में बदलने शुरू हो जाती है, परिवर्तनशील लागतों में बदलनी शुरू हो जाती है। और जब उत्पादन का अधिकतम स्तर आता है, उच्चतम बिंदु आता है, तो सभी प्रकार की लागतें वो कैसी रह जाती है, परिवर्तनशील लागतें हो जाती है। स्थिर लागतें भी किस में बदल जाती है, परिवर्तनशील लागतों में बदल जाती है। तो उत्पादन लागत में कमी आएगी। ठीक है, तो इस तरह से समसीमांत उपयोगिता नियम का महत्व है। हमने उपभोक्ता संतुलन के मापने की जो दो विधियां थी, जिसमें पहली थी गणनावाचक विधि और दूसरी थी क्रमवाच्य विधि, तो आज हमने गणनावाच्य विधि है उसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, गणनावाच्य विधि में कुल उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध क्या होता है, किस तरह से वो संबंध है वो हमारे लिए उपयोगी होता है, उसकी सीमाएं क्या है, समसीमांत उपयोगिता नियम, उपभोक्ता का संतुलन क्या है, ये किस तरह से काम करता है, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया है। ठीक है, होमवर्क में यही है, आप इन सबको लिखोगे, तैयार करोगे। संभावना हो तो इस प्रकार की एक तालिका अपने स्तर पर एक तालिका और बनाओ जिसमें जो डेटा है वो अपने हिसाब से अलग हो। इस तरह के ये सेम नहीं होना चाहिए, ये तो मैंने बता दिया। एक और अपनी तरफ से एक विश्लेषण तालिका बनानी है इस तरह की, और इसकी दोनों शर्तों को संतुष्ट करवाना है, दोनों शर्तों को। उपयोगिता समसीमांत उपयोगिता नियम भी संतुष्ट होना चाहिए और आमदनी प्रतिबंध है वो भी संतुष्ट होना चाहिए। दोनों शर्तें संतुष्ट होनी चाहिए। आपको होमवर्क में एक ऐसी सारणी तैयार करनी है, एक टेबल तैयार करनी है। फिर समसीमांत उपयोगिता के नियम की सीमाएं क्या थी और समसीमांत उपयोगिता नियम का महत्व क्या था, इन सब के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।